पैनल से इस हमारे सत्र में जो चर्चाओं का और अपने विचारों का आदान प्रदान कराएंगे, उनसे आपका तारुफ करवा दें। सबसे पहले कनक गोपीनाथन जी हमारे बीच में हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आप केरल के 2012 बैच के पूर्व IAS अधिकारी हैं, जो आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में कम्युनिकेशन पर लगी पाबंदियों के विरोध में 2019 में आपने इस्तीफा देने के लिए आप जाने जाते हैं। तो एक बार दमदार तालियां। अधिकारों और शासन के मुद्दे पर आप खुलकर बोलते हैं और लोगों की सेवा करने और अभिव्यक्ति की आजादी को लड़ने में विश्वास रखते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरा नाम जो मैं लेने जा रही हूँ वो हमारे आज के युवा दिलों की धड़कन है, नमिता दुबे जी हमारे बीच में हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत करेंगे। प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने सोनी टीवी के धारावाहिकों जिसमें कि बड़े भैया की दुल्हनिया और बेपनाह में अभिनय किया है और उसमें मीर रायजादा और पूजा हुड्डा का किरदार आज भी हमारे दिलो दिमाग में जीवित है। मैं बता दूं कि एस्पायरेंट जो बहुत लोकप्रिय हुई थी, उसमें धैर्य का किरदार आपने निभाया। तो दमदार तालियों से आपका स्वागत करेंगे। नेहा राठी जी हमारे बीच में हैं, जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रख्यात एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, जो संवैधानिक कानून, मानवाधिकार और जनहित याचिका के क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जानी जाती हैं और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर सबका ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी मुखर वाणी से हम सबको उस ओर ध्यान हमारा केंद्रित करती है। खास बात यह है कि पत्रकारिता की गहरी समझ और कानूनी विशेषज्ञता का अनूठा मिश्रण उनके व्यक्तित्व को और उज्जवल और उच्च बनाता है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आपका। श्री अनुपम जी का नाम हम सब जानते हैं जब युवा हल्ला बोल की बात होती है, तो एक बार वैसी दमदार तालियां होनी चाहिए। युवा हल्ला बोल के संस्थापक और अध्यक्ष श्री अनुपम जी हैं, जो 2024 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मैं बता दूं कि युवाओं के लिए और उनकी नौकरियों की निष्पक्ष भर्ती के लिए आप हमेशा आवाज उठाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस पूरे सत्र को मॉडरेट करेंगे हमारे बीच में, हमारे लखनऊ के लिए, हमारे यूपी के लिए बेहद खास और चर्चित नाम है श्री दीपक कबीर जी, जो कि सोशल एंड कल्चरल एक्टिविस्ट हैं। तो आइए इस सत्र का शुभारंभ करें। जेन जी, फ्यूचर ऑफ इंडिया नॉट अ थ्रेट, यानी कि जेन जी, भारत का भविष्य खतरे में नहीं। तो मॉडरेटर दीपक जी को मैं इस सत्र के संचालन के लिए अनुरोध करूंगी। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि जेंजी हमें से इससे ज्यादा बेकदरी क्या होगी जेंजी की। हाँ, तो पहली चीज तो एक बात से मैं शुरू करना चाहता हूँ। सामने लेकिन कुछ नौजवान बैठे हैं, लेकिन ये जरूर है कि हम सबका नौजवानों के साथ एक काम करने का अनुभव रहा है। पिछला सेशन में सुन रहा था जो नीलू कर रही थी हिस्ट्री को लेकर। मुझे लगता है वो वहां पे जाकर फंस गया था, जब परसेप्शन, नैरेटिव और फैक्ट के बीच में हिस्ट्री को कैसे देखा जाए। और थोड़ा कंफ्यूजन ये भी पैदा हो रहा था कि हिस्ट्री साइंस है, हिस्ट्री स्टोरी टेलिंग है या परसेप्शन है। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम अपने सेशन में शुरू करते समय बिलासपुर की उस घटना का जिक्र करते हुए करेंगे। नहीं, कोई भी उठा सकता, अभी हम भी उलझ जाएंगे। तो वहां पर एक वाइस चांसलर ने केवल एक जरा सी असहमति पर एक बहुत शानदार कहानीकार हमारे दोस्त है मनोज रूपड़ा, उनको बाहर जाने से कहिए। बहुत ही शर्मनाक घटना है ये। मनोज रूपड़ा वो अपने कुछ चुटकुलेबाजी और ये सब कर रहे थे, लिटरेरी प्रोग्राम था, और फिर उन्होंने मनोज रूपड़ा की ओर देखा कि आप क्या बोर हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप संदर्भ से हटकर बात कर रहे हैं। और इस बात से कुलपति तिलमिला गए। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम संदर्भ पे ही रहें, और अगर हम में से कोई संदर्भ से ज्यादा हटता दिखाई दे तो आप लोग रोक सकते हैं, टोक सकते हैं। हम आपको हॉल से बाहर निकालने के लिए नहीं कहेंगे, न कूद जाएंगे। ये डेमोक्रेटिक स्पेस हम बना के रखेंगे। खासतौर पे जेनजी के लिए हम ऐसा ही डेमोक्रेटिक स्पेस चाहते हैं इस देश में। जो विषय है, परिचय हो चुका है, हम सीधे विषय पर शुरू करते हैं। ये हम लोग थोड़ा चौंक गए थे कि देश का भविष्य या देश के लिए खतरा। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत अटैकिंग था
किसने कह दिया देश के लिए खतरा, क्योंकि मुझे याद आया आज ही कल के दिनों में मेरी जेल से रिहाई हुई थी और जेनजी ने बहुत बड़ा साथ दिया था, मूवमेंट किया था इन सारी चीजों के लिए, 14 साल 15 साल के बच्चों ने, तो उनके लिए तो सैल्यूट करते, पहले तालियां बजाते हैं उस जेनजी के लिए। टेक्निकली उम्र का एक खास 97 से लेकर 2012 तक का दौर है, उससे पैदा हुए लोग, लेकिन हम जनरेशन गैप की तरह से देखते हैं कि जो उस जनरेशन के हैं इस जनरेशन के हैं। पहला सवाल मैं शुरू करता हूं और मुझे लगता है कि सभी लोग एक अपने अपने तरीके से उसमें बात रख सकते हैं कि क्या ये ट्रेडिशनल चला आ रहा जो जनरेशन गैप का कॉन्सेप्ट है उसी है, या जेनजी को लेकर कुछ एक अलग फिनोमेना हम लोगों ने बनाने की कोशिश करी है कि जैसे जेनजी ना हो गया कोई ऐसे एलियंस आ गए हैं जो देश का भविष्य भी हो सकता है खतरा। ये तो हमेशा कहा जाता है कि नौजवान पीढ़ी देश का भविष्य है। आपको क्या लगता है कि आयोजकों ने ये जो विषय रखा है इसके पीछे क्या मंशा है, कहां खतरा वो देख रहे हैं? प्लीज। थैंक यू। आई थिंक आनंद जी जवाब दे पाएंगे उसका। तो एक तो ये बात सही है कि हर जनरेशन में ये चीज रहते है आगे की पीढ़ी को लेकर, या फिर वो बोलते हैं कि वो आगे की पीढ़ी बदतमीज है या जो भी वो जो, या फिर उनको चीजें नहीं पता है, या जनरली एक डम्ब है, चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है, वो रहता है। पर एक जनरेशन को डिफाइन करना, जैसे जेनजी के तौर पे डिफाइन करना, एक रीजन भी है। वो रीजन ये नहीं है कि वो इस साल से इस साल तक, वो रीजन ये है कि किस दुनिया ने उनको बड़ा किया। तो अगर जैसे हम देखेंगे वर्ल्ड वॉर के टाइम जो पैदा हुए, उन्होंने एक वार की इकोनॉमी देखी, उसके बाद उस जनरेशन से आगे बढ़े, उसके बाद चीजें इकोनॉमिकली इंप्रूव होने लग गए, तो कोल्ड वॉर के era में जब लगे तो एंटी कम्युनिस्ट है उस तरीके का एक व्यू आया, या फिर इंडिया में तो सोशलिस्ट व्यू। जेनजी के लिए वो डिफरेंट है कि दे आर द फर्स्ट जनरेशन जिन्होंने इंटरनेट के बल पे एक पार्टिसिपेटरी कैंपेन करते हैं, वो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेटरी है। मतलब जो डिजिटल स्पेस है वो आपको हर बार कहते हैं कि आप कमेंट करें, आप लाइक करें, आप इसको फॉलो करें, आप उसको रिट्वीट करें, या फिर तो एसेंशियली एक पार्टिसिपेटरी एम्पावरमेंट है आपको। ऐसा कोई मीडिया नहीं था पहले क्या था, अथॉरिटेरियन मीडिया एसेंशियली होता था कि कोई आपको एक इंफॉर्मेशन दे दिया, आपने उसको सुन लिया, पढ़ लिया, या कोई काउंटर किसी और ने किताब लिख दिया तो उसको आपने पढ़ लिया। अभी क्या है, वो जो स्पेस है, इंफॉर्मेशन स्पेस है, वो बहुत ज्यादा पार्टिसिपेटरी है, पर वो डिजिटल स्पेस है जो सिविक स्पेस है, जहां पे एक्चुअल इन्फ्लुएंस करता है, वो उतना ही अथॉरिटेरियन है। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है उनकी लाइफ में, वो बहुत ज्यादा स्टार्क है, क्योंकि जब भी अब 2 मिनट आपको मिलता है तो वो आपको यही कहता है कि आप इस पे कमेंट करें, आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है। और जैसे घर पे या फिर स्कूल में या फिर कहीं पे आप कमेंट करें तो बोलेंगे चुप रहे। तो जब एक दुनिया आपको कह रहा है कि कंटिन्यूसली आप एंगेज करो हमारे साथ, कंटिन्यूसली अपनी बात रखो, कंटिन्यूसली सवाल पूछो, कंटिन्यूसली एनकरेज करो। दूसरी एक जो रियल दुनिया है वो कहते हैं कि चुप रहो, आवाज नहीं उठाओ, सवाल नहीं पूछो। सरकार ये जो फ्रस्ट्रेशन होता है उसके कारण आपने कई जगह देखेंगे, वो जो लोग चाहते हैं कि जेनजी सिविक लाइफ में, जो पॉलिटिकल लाइफ में उतना ही इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट ना करे, उनके लिए मानते कि उनको खतरा जैसा लग सकता है। जितना इंटरेस्ट के साथ एक पावरलेस प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए सोशल मीडिया, जिसको भी आप मान लीजिए, पर वहां पे जितना इंटरेस्ट के साथ वो पार्टिसिपेट करते हैं, उतना ही इंटरेस्ट के साथ एक्चुअल सिविक लाइफ में, एक्चुअल पॉलिटिकल लाइफ में अगर वो पार्टिसिपेट करे तो बहुत ज्यादा जो एस्टैब्लिश पावर सेंटर्स है उनके लिए वो खतरा महसूस हो सकता है। और वहीं से वो नैरेटिव भी आता है कि जेनजी, मतलब आपने तो मीडिया अगर देखेंगे तो जो एस्टैब्लिश पावर सेंटर्स है वहां से वो आएगा भी कि उन लोग सिर्फ अपने मतलब की रखते हैं, उनको सोसाइटी का, उनको जो है लार्जर ये सब की मतलब है नहीं, इश्यू बेस्ड चीजों पे बात करते हैं। दैट इज बिकॉज दैट इज अ काइंड ऑफ वर्ल्ड दैट दे हैव बीन ब्रॉट अप इन। So this is what I would like to comment, instead of नॉर्मल नौजवान, हर एक को एक कैरेक्टरिस्टिक है, वैसे अगर जेनजी के कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज दे आर लिविंग इन अ 2 different world, one which encourages participation and the other which ruthlessly kills it. So, and this is where I think they are having to navigate, and this is how we have to see how it will take forward. कन्नन ने बहुत अच्छी बातें जोड़ी हैं सोशल मीडिया के साथ एंगेज को लेकर। हम इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं क्या कि एंगेज रखना चाहते हैं पर पार्टिसिपेट करवाने से बचते भी हैं, जो सिस्टम है। अनुपम, आप इनकी बातों में कुछ जोड़ते हुए
बस मैं ये एक सवाल और बढ़ा देता हूँ साथ में, ताकि आगे तक और खुल जाए बात, कि क्या जेंजी जब हम बोल रहे हैं इन सवालों के साथ, उसको जनरलाइज तो नहीं कर दिया गया कि उसमें कास्ट, क्लास, जेंडर को हमने नोटिस ही नहीं किया है, सबको एक कैटेगरी में जेंजी कर दिया है, और वो जेंजी जो है एक पढ़ा लिखा अपर मिडिल क्लास को हम नोटिस कर रहे हैं। जी नहीं, जैसे दीपक भाई इस सेशन के एजेंडा में और आपके प्रश्न में जो बात है, हम जेन जी टर्म जो है उससे जो कोनोटेशन आता है उस पर बात करना चाह रहे हैं, आप प्रश्न कर रहे हैं। और ये एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट इस दौर का है जिसमें इस सत्र का इस तरह का विषय बना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। मतलब ये कई लोग आश्चर्यचकित इतने मात्र से हो जाएंगे कि भाई जेन जी को लेकर ये सवाल कैसे हो सकता है कि ये नेगेटिव। तो जैसे हम लोग आज से कुछ साल पहले तक ये सवाल कम से कम खुल के कर रहे थे कि हमारे पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो कहीं वो डेमोग्राफिक डिजास्टर ना बन जाए, उसी का एक दूसरा रूप के तौर पे भी इसको आप देख सकते हैं। लेकिन ये हाल फिलहाल में तो तब आया है, जितना मुझे याद आ रहा है, कि जब इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका रही है, पार्टीशन रोल रहा है, उसको लेकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा कि जो जेनजी है हमारे देश का, वो हमारे देश के लोकतंत्र को बचाने का काम करेगा। अब ये सुनते ही सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनको कई और चीजें याद आ रही है, पड़ोस में हमारे देश में जो चीजें हुई, मुझे ऐसा लगता है। और इस कारण से एक पूरा प्रोपेगेंडा हुआ जिसमें जो इनकी जिसको कई लोग मोदी मीडिया कहते हैं, वो तो प्रैक्टिकली एक्सटेंशन है सरकार का, एक विंग है, उसके जरिए ये बताने की कोशिश हुई कि ये उत्तेजित किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, मतलब कुछ तैयार किया, उबाल मारा जा रहा है। इसलिए फिर इस तरह के विषय पे हम अभी चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या ये खतरा भी है। और अगर इसको और गहराई से समझना हो तो मुझे लगता है आप लोग रिलेट कर पाएंगे इस बात से। 2014 के बाद से सबसे पहले हमारे देश में सवाल पूछने की प्रक्रिया को डिलेजिटिमाइज किया गया। मतलब एक प्रश्न पूछना ही एक नेगेटिव एक्ट है, पहले तो ऐसा बनाया गया। और बात पे ये कहा जाने लगा कि भाई पॉजिटिव रहा करो। तो आप और पॉजिटिव रहा करो किसको कहा जा रहा है? जो कोई सवाल कर रहा है। इसका मतलब जो सवाल कर रहा है वो कोई नेगेटिव काम कर रहा है। उसी से एक स्टेप आगे मूव करते हुए जब आप सवाल पूछने की प्रक्रिया को ही एक नेगेटिव एक्ट बनाने लग जाते हैं तो आंदोलन नेचुरली जो कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन है सोसाइटी का वो खुद ब खुद नेगेटिव हो जाता है। तो हमारा देश, जहां पे कि मुझे जितना याद है, आंदोलनों को हमेशा एक सकारात्मक नजर से देखा जाता था। और ये 2013 तक हुआ, जब वो आखिरी इवेंट हुआ, आंदोलन आप कह रहे हैं, इवेंट हुआ, तब तक हमारा समाज कम से कम जो है ना, आंदोलन कहीं चल रहा हो तो उसको लेकर एक पॉजिटिव भाव रखता था। और उसका कारण एक रहा है हमारे देश का, हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है वो असल में स्वतंत्रता आंदोलन था। तो भारत का निर्माण, ये आइडिया ऑफ इंडिया का जो प्रोसेस है वो खुद मूवमेंट से निकला है। तो हम लोग मूवमेंट के प्रति पॉजिटिव रहे। पोस्ट 2014 जिस तरह सवाल पूछने के प्रोसेस को डिलेजिटिमाइज किया गया, उसके साथ एक नेगेटिव कोनोटेशन अटैच किया गया, उसी तरह आंदोलनों के साथ इतना तो जरूर कर दिया गया कि ठीक है, कुछ लोग हो सकता है ये ना माने कि देशद्रोही हैं आप आंदोलन करके, लेकिन इतना तो मानेंगे कि भाई आप ये आंदोलन करने वाले लोग कुछ रुकावट पैदा कर रहे हैं और कुछ बढ़िया काम तो नहीं कर रहे हैं। कोई काम कर रहा है, आप रोक रहे हैं, आपको शिकायत भी है, तो ये क्या तरीका है आंदोलन के बारे में? ये नॉर्मल रिफ्रेन हो गया है हर जगह कि मूवमेंट कर। और यही जिस तरह मैंने कहा, स्टेप 1 क्वेश्चन पूछना, और उसका एक्सटेंशन था फिर आंदोलनों का डिलेजिटिमाइजेशन, और उसी का एक्सटेंशन है क्योंकि आंदोलन करता कौन है, खास तौर पे परिवर्तनकारी आंदोलन कौन करता आया है हमेशा से। कोई भी आंदोलन जिससे सही में कोई सॉलिड चेंज हुआ है, उसके कोर में यूथ रहा है, जेनजी रहा है। तो वही मीडिया जेनजी थ्रेट है कि नहीं, इसलिए ये बात हो रही है। तो हम इस दिशा में स्लोली ग्रेजुअली आगे मूव करते जा रहे हैं एक खतरनाक दौर में, जहां पे कि युवा होना ही जो है ना, आपको एक शक की दृष्टि से देखा जाएगा। आप यूथ हैं, तो हम एक जमाना था, एक समय था जब कहते थे युवा होने का अर्थ क्या होता है,
तो युवा वो होता है जो स्टेटस को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्वेश्चन करता है, कुछ पॉजिटिव देखता है, उस डायरेक्शन में चीजों को मूव कराता है। मेरे जैसे लोग युवा हल्ला बोल में कहते थे, ऐसे लोग जो सर्विस से रिटायर होते थे और युवा हल्ला बोल में साथ रहते थे, उनको मैं कहता था कि नहीं, युवा होने का मतलब ये नहीं कि आप 35 साल तक है तो युवा है, 35.5 हो गए तो युवा नहीं है। आप 75 में भी युवा हो सकते हैं, क्योंकि वो एक जज्बा है। अब वो बनाया जा रहा है कि वो जज्बा अगर है तो फिर तो कुछ बहुत नेगेटिव है। तो दुर्भाग्य यह है कि हम लोग अभी तक जो चर्चा की है, इन एन आइडियल केस सिनेरियो हम सच में पॉजिटिव चर्चा कर रहे होते, पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात, जिसमें हम बात कर रहे होते कि भारत जैसे देश में जहां दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, अनंत संभावना है, क्या क्या नहीं किया जा सकता था, उन संभावनाओं के पर बात करने की बजाय हम अभी इस पर अपना डिफेंस तैयार कर रहे हैं कि भाई मैं जेनजी हूं तो कुछ गलत नहीं हूं, मैं सवाल पूछता हूं तो कुछ गलत नहीं करता हूं, मैं आंदोलन करने की सोचता हूं तो कुछ गलत नहीं करता हूं। तो हम तो अभी इसी दायरे में हम सिमटा दिए गए हैं, तो हम इसके बाहर निकल के कुछ सही में पॉजिटिव काम, सही में आंदोलन, सही में परिवर्तन कर पाए, उससे हमको दूर रखा जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, दरअसल जहां तक बात है, मैं जितना समझ पाया हूं कि ये बात तो सही है, ये राजनीतिक सामाजिक रूप से कि हर इंसान जो बड़ा होगा, युवा होगा, उसको अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना है, और जो हासिल करना है अगर वो नहीं मिलेगा तो उसको लेने की जिद एक प्रोटेस्ट, एक बगावत में बदलती है। वो बगावत चूंकि नए लोगों को पहले हासिल करना होता है, इसलिए उनकी हिस्सेदारी भी आती है, उन पर इल्जाम भी आता है इसका, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बात सही है कि सत्ताएं जब चीजों को दे नहीं पाती हैं तो जो निराशा फैलती है उसका सबसे पहला असर नौजवानों और युवाओं पर आता है। इसीलिए छात्र युवा आंदोलन हमेशा से बहुत चमकीले रहे हैं, बदलने वाले रहे हैं। छात्र युवा, अगर इस विषय पे हम छात्र युवा आंदोलन कर देते या युवाओं की भूमिका, तो इसका विषय ही बदल जाता। पर जब हमने इसे जेनजी में बदला कि जेनजी एक खास टर्म है जो इस्तेमाल होने वाला, या तो ये सिर्फ एक शब्द है जो डिक्शनरी में आ जाता है, जैसे सेल्फी आ गया था या Y2K आ गया था, पर मुझे लगता है कि शायद इससे भी आगे सोचा जा सकता है। जब हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत सी ऑडियंस दूसरे नजरिए से भी बैठी है कि क्या जेनजी अपने आप में इसका एक कल्चरल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी या बाकी फिलोसफिकल आइडेंटिटी, दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल रहा है। तो जो पहली बात हुई थी कि डिजिटल दुनिया में बड़े हुए हैं, जहां पार्टिसिपेशन बहुत है लेकिन आपकी दोस्ती फोन से है, एक एकाकीपन है। दो तीन बातें और कही जाती हैं कि जेनजी के लोग बहुत कम बोलते हैं, वो नजर उठा के सिर्फ देखते हैं, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते हैं, उनको नहीं पता कि ये ग्रे एरियाज में ज्यादा रहते हैं, खोए खोए रहते हैं। मैंने देखा कितने जेनजी अपने आगे नोमैड लिखते हैं। तो जब मैं पढ़ रहा था कि देश में खतरा, देश के लिए खतरा, तो देश के लिए खतरा तो नहीं होंगे, लेकिन क्या देश के कॉन्सेप्ट के लिए खतरा हो सकते हैं? मतलब हो सकता है ये बाउंड्रीज को छोड़ दें, मैरिज इंस्टीट्यूशन को छोड़ दें, देश क्यों बनाए गए इन बाउंड्रीज को तोड़ने की बात सोचने लगे, इससे पूरा ऊब जाए जो सिस्टम चल रहा है, इसको जोड़ते हुए नमता। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि ये जो सारे शब्द हैं, जेनजी, मिलेनियल, बूमर्स, जेन अल्फा, ये सब आई थिंक हमारे 5 साल के ही, पिछले 5 साल में हमारे लिंगो में आए हैं। आधे लोगों को आई एम श्योर ये अभी भी पता नहीं होगा, जैसे बूमर्स क्या है मुझे भी नहीं पता, उनसे पहले कौन सी जनरेशन थी। अब जेनजी का मेरे ख्याल से जो सफरिंग है, जो एक बहुत बड़ा कॉनोटेशन जेनजी का लेकर हम बात करते हैं, जैसे वो भी बोल रहे थे कि इंफॉर्मेशन सरप्लस बहुत ज्यादा है, कि हमारे पास इंफॉर्मेशन एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट है और हर तरीके की इंफॉर्मेशन है और उसका कोई अंत नहीं है। अब इसी का प्रोज एंड कॉन्स ये होता है कि अब आज की दुनिया में एक इंसान रील बना के बहुत सारे पैसे कमा रहा है, मीडिया इंडस्ट्री में मैं बात कर सकती हूँ उसकी, बट हाउ आर दे पेइंग? दे आर पेइंग थ्रू देयर मेंटल हेल्थ, बिकॉज दे आर ऑलवेज ऑन देयर फोन, दे आर ऑलवेज पूरे टाइम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, और ऊपर से उससे ही नम डाउन हो रहे हैं। मतलब उससे ही, जैसे आप कह रहे थे कि आपकी ब्रेन रॉट भी एक वर्ड आ चुका है अब इसमें, कि आप ब्रेन रॉट भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन और बिल्कुल सरप्लस और कभी बिल्कुल बिना काम की इंफॉर्मेशन आप पूरे टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये इस जनरेशन की सफरिंग है।
इनको ये नेविगेट करना कि कहाँ पे वो बाउंड्री बनानी है, कहाँ पे हम लोगों को उस चीज को अपने आप को इफेक्ट नहीं होने देना है। सबसे खास कर की बात मुझे लगता है जो जेनजी को सीखनी है वो ये होगी। एंड दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो अ थ्रेट, बिकॉज आई थिंक थ्रेट थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन है, बट जेनजी के पास अब एक वोकैबुलरी आ गई है सवाल पूछने के लिए और अपने प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करने के लिए। अब उसके भी एक दो पहलू हो जाते हैं, लाइक मेंटल हेल्थ वाज नेवर समथिंग दैट वाज डिस्कस्ड पहले, पर अब मेंटल हेल्थ कैसे, किसको क्या स्किज़ोफ्रेनिया है, क्या पीटीएसडी क्या होता है, क्या पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, अब सबको पता है। तो सब लोग धीरे धीरे वो वर्ड ट्रॉमा अपने लिए यूज करने लग गए कि नहीं, आप हमारे पेरेंट्स ने तो हमें ट्रॉमा दे दिया, उन्होंने तो हमें मारा तो हमें इस ट्रॉमा में चले गए। तो यही इंफॉर्मेशन ज्यादा कम होने से आई थिंक यही जो चीज है उससे जेनजी जूझ रहा है, एंड वही लोग एज अ थ्रेट परसीव करते हैं कि ओवर स्मार्ट एंड ओवर इक्विप्ड टू डील विद द वर्ल्ड। तो मेरे ख्याल से वहां पे एक डिलेमा रहती है जो मुझे ऐसा दिखता है। तो कुल मिला के आप तक पहुंचते पहुंचते बात दो हिस्सों में आ चुकी है। पहला हिस्सा है कि इस दुनिया का जो डेवलपमेंट हुआ, जो टेक्नोलॉजी आई है, उसने एक नई तरीके की स्थितियां पैदा कर दी हैं, जिसको पैदा होते ही फेस करने वाले बच्चे एक अलग टाइम जोन, एक अलग मानसिकता के साथ बड़े हुए हैं। उसकी प्रॉब्लम्स हैं या वो उसके कल्चरल या बाकी दुनिया के असर कैसे होंगे, ये एक दुनिया चल रही है। दूसरा जो अनुपम और कन्ना ने साथ साथ ये भी बात उठाई थी कि इस दुनिया की एक मानसिक और सामाजिक और फोन की दुनिया की जो या रिश्तों को लेकर जो बुनावट हो रही है, उसकी समस्याएं भी बहुत बढ़ रही हैं। लेकिन जो रोटी की समस्या है, जो भूख की समस्या है, जो रोजगार की समस्या है, जो वायलेंस की समस्या है, जो औरतों पे पाबंदी है, जो फासिज्म की समस्या है, या कम्युनलिज्म की समस्या है, कास्ट की समस्या है, वो तो सोसाइटी में ज्यों की त्यों है और वो बढ़ रही है। तो जो पहले वाली जनरेशन झेल रही थी, जिससे लड़ रही थी, अब ये जेनजी के कंधों पर है कि उसको अपनी मानसिक दुनिया भी नई रचनी है, उसे भी हैंडल करना है, और ये जो सामाजिक दुनिया है, राजनीतिक दुनिया, इससे भी मोर्चा लेना है। इनमें फंसा हुआ हमारा नौजवान, हमारे बच्चे या जो लोग हैं, वो कैसे हैंडल करें या उनके लिए क्या चीजें हो सकती हैं, इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखती हैं? चार्ल्स डिकेंस ने टेल ऑफ टू सिटीज में स्टार्ट होता है कि it was the best of times and it was the worst of times. So Gen Z के लिए मुझे लगता है ये एकदम एप्ट बैठता है, क्योंकि एक तरफ उनके their lives are full of contradictions. तो एक तरफ there is unabundant, unprecedented, इतना ज्यादा access है to information कि ये भी किसी के लिए कहना कि अच्छा this is something I don't know about can almost be a crime, because you have it in your hands. You can immediately Google it. You can immediately find about it on ChatGPT, and how can you not know about something? On the other hand, there are जो ground based realities हैं, जो कि jobs की problem, जो कि उनके future की uncertainty, जो कि जो आज पढ़ाई कर रहा है Gen Z, is that going to be useful in their actual future in an era of AI, is absolutely different. Of course, there's the issue of brain rot, there's the issue of how much time you spend online, but also वही information Gen Z के mind में जो एक generation है जो कि questions पूछती है, जो कि एक 20 साल का लड़का immediately किसी भी social issue पे सवाल उठा सकता है, जिसको सैकड़ों लोग देखते हैं और उसको follow कर सकते हैं. So you are nowhere and you are everywhere. So this generation of contradiction, I think, is both a boon and a bane, for this generation, and how it navigates through it, through times, through means. I think the only responsibility of the elder generation, I wouldn't properly count myself among the elder generation, but slightly older, would be to we need to nurture it, because Gen Z I don't think is a threat at all. At best, it's a promise, and it needs nurturing by those around it. शुक्रिया। देखिए, हम लोग सिर्फ राय दे सकते हैं, क्योंकि जो होना हो उन्हीं के हाथों होना है, या उनको आगे लेना ही है, उनको झेलना होगा अल्फा से। तो सवाल तो नहीं खत्म हुए, हम इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि मैंने पहले भी एक हल्का सा इशारा किया था कि जब हम जेन ज़ी बोलने लगे हैं
तो जिनके पास वो शब्दावली है, जिनके पास वो सुविधा है, जिनके पास वो पढ़ाई है, या जिनके पास वो दुनिया है कि वो इस मानसिक दुनिया में उलझ गए हैं। हिंदुस्तान जैसे देश में जहां 80 करोड़ लोगों को अगर दिया जाता है तो राशन पे जिंदा है, अगर पहुंच पाता है, वहां पे यानी कि आधी से ज्यादा 3/4 पॉपुलेशन के जो बच्चे हैं, क्या वो भी इसी जेनजी की कैटेगरी में आते हैं, या वो अभी कहीं पीछे हमारी दुनिया के संघर्षों से ही जूझ रहे हैं और उनके लिए दुनिया वही है। तो जेनजी की परिभाषाएं जब हम बोलते हैं तो हम एक खास वर्ग के खास बच्चों के नजरिए से देखते हुए पूरे देश को ले लेते हैं, या हमें उसके भीतर के अंतर विरोधों के आधार पर भी उन चीजों को देख सकते हैं? नहीं, श्योर। जैसे आपने कहा कि वो 97 2012 दैट इज नॉट लाइक, उसको मैं एक सही डेफिनेशन नहीं मानता। वो जेनजी वो लोग हैं जिन्होंने एक परिस्थिति में पड़े हुए, दैट इज हाउ यू डिफाइन इट। एंड एसेंशियली वो उस एरा में है क्योंकि पोस्ट 95 इंटरनेट आए और मैक्सिमम उसके पेनिट्रेशन हुए सिटीज में हुए उस तरीके से। बट अभी जैसे देखेंगे मोस्टली अगर आप गांव भी जाएंगे, जहां भी जाएंगे, एक मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, किसी न किसी का, पापा का हो, मम्मा का हो, अंकल का हो, मामा किसी का भी हो, एक यूज करके उसमें जो कमेंट, उसमें जो पार्टिसिपेट करना, वो इट्स मोर और लेस ए यूनिवर्सल एक हो रहे, एंड इट कट्स अक्रॉस ऑल काइंड ऑफ बाउंड्रीज दैट यू कैन सी। द कंटेंट कुड बी डिफरेंट, ठीक। और दूसरी बात जो है, जो सैचुरेशन की बात कहते हैं, कंटेंट सैचुरेशन की, तो वो कंफ्यूज इसलिए है, यू कैन गेट अ आंसर फॉर वट एवर यू वांट। अगर मान लीजिए अब नेहरू के बारे में जानना है तो नेहरू के लिए अच्छा जो मिलना है वो भी आपको मिल जाएगा, आपको नेहरू के खिलाफ मिलना है वो भी मिल जाएगा। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अप योर माइंड। इट इज कंटिन्यूअसली बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी, एक ही व्यक्ति को ऐसे कंटिन्यूअसली देते जा रहे हैं, तो आपको एक बहुत मुश्किल है बताना कि हाँ, तो हम फिर उसमें जाते ही नहीं है। नेहरू इज अ रैंडम फेलो, ठीक है, हम इश्यू पे आते हैं, ठीक। सो व्हेन यू विल सी दैट व्हाई देयर हैव बीन लाइक रिसेंट, जैसे नेपाल हो या फिर इवन सम अदर कंट्रीज आल्सो वेयर दिस जेनजी काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशन इज हैपनिंग, व्हेन ये जो डिफरेंस है सिविक पार्टिसिपेशन और जो डिजिटल पार्टिसिपेशन में, वो बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। और जब उनको लगता है जो थोड़ा बहुत भी वो पार्टिसिपेट कर सकते थे, उसको भी उन्होंने छीन लिया। जैसे इंडिया में देखा जब टिकटॉक बंद कर दिया, उस वक्त एक बहुत बड़ा नेगेटिव वो थे, क्योंकि उसमें कंटिन्यूसली एंगेज कर रहे थे, एक प्लेटफॉर्म था, और अचानक उनको समझ में आया कि एक्चुअली आपके पास कोई पावर ही नहीं है। आपको लग रहा था कि लाखों लोग आपको देख रहे हैं, और कल वो प्लेटफॉर्म ही नहीं है जो कि एग्जिस्ट करता है। अगर मान लीजिए कल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, एक बार बंद हो जाए, सडनली आप रियलाइज करेंगे भाई जो मैं सोच रहा था कि मेरा ये वैल्यू है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 1 मिनट, या ट्विटर रीच बंद कर दे, मैक्सिमम लोग तो क्या करेंगे पता नहीं चलेगा अभी उनको। सो एसेंशियली जो आपकी पूरी की पूरी पार्टिसिपेटरी जो पावर है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म के पास है जिसके ऊपर आपको कोई कंट्रोल नहीं है एसेंशियली। और ये दिस इज वन की एस्पेक्ट ऑफ लाइक डिफरेंस जो मैं उसको कहता हूं। और दूसरा जो एसेंशियली जो जर्नी था, जैसे इसी के साथ साथ आप जान के चलेंगे जो प्रजा से नागरिक बनने का जो जर्नी, currently our country especially is also going through two kind of in negotiation। अगर मैं बोलूं, एक जो है मेजोरिटी और माइनॉरिटी की जो रिलीजन बेस्ड एक नेगोशिएशन है, मेजोरिटेरियन और या फिर एक माइनॉरिटी रिलीजन के बीच में। दूसरी जो नेगोशिएशन है वो है स्टेट और सिटीजन के बीच में। तो ये दोनों पैरेलली चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सेम है, दोनों पैरेलली चल रहे हैं। दोनों में ऐसा हो रहा है कि जो पावर है, जो स्टेट के पास पावर है, सिटीजन शुड बिकम weaker and weaker and state should become more powerful across the states। ये जो चल रहा है, state should become more, एक strong nation का मतलब है strong government, ये current concept है। weak citizen, strong government, strong nation, ठीक। तो हमारी जो अगर देश मजबूत होने के लिए क्या जरूरत है, हमारी सरकार मजबूत होनी चाहिए, नागरिक कमजोर होना चाहिए। अगर हमारी देश तरक्की करे तो सरकार के पास पैसा होना चाहिए, नागरिक की मतलब गरीब होना चाहिए। तो द होल allocation of resource, power, everything is flowing from one, that is an individual as a citizen, to the state। तो ये कंटिन्यू, एंड दे आर ऑल्सो लिविंग इन दिस एरा, जहां पे उनको ये रियलाइजेशन होता है कि करके क्या फायदा, व्हाट इज द पॉइंट। तो अगर आप देखेंगे उनकी मैक्सिमम प्रोटेस्ट जो है, इट इज नॉट कन्फ्रंटेशनल,
इट इज आयरनी। वो मीम्स बनाते हैं। क्यों मीम्स? मीम्स इज एन एस्केप। वो आप मीम बना के कुछ अपने एक ऐसे कुछ भी बोल दिया साइड, क्योंकि इट इज एक टाइम होता था जब राज कवि होते थे, जैसे मीडिया की बात कर रहे थे। अभी रिसेंटली लोकतंत्र के साथ एक ही जॉब आया है, बाकी सारे जॉब तो पहले भी थे। क्या था? डॉक्टर थे, आर्मी वाले थे, गाड़ी चलाने वाले थे, सब थे। एक ही नौकरी था जो उस वक्त नहीं था और आज है, वो है जर्नलिस्ट। वो क्यों? क्योंकि उस जर्नलिस्ट का मेन काम क्या था कि सरकार से सवाल पूछना, सत्ता से सवाल पूछना, एस्टैब्लिशमेंट से सवाल पूछना, उस तरीके से आपको सच का खोजना। उस जमाना था जब एक राजकवि था उस टाइम, देयर वाज नो जर्नलिस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब राजकवि थे। और उनको अगर जब कुछ कहना है, क्योंकि राजकवि के पास वो पावर नहीं है कि वो सवाल पूछ सकता है, या फिर उस वक्त की जो मीडिया जिनको आप कहते हैं, वो अगर सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से, तो क्या करते थे? कार्टून या फिर कुछ तरीके के व्यंग का इस्तेमाल करते थे। एसेंशियली दे आर ऑल गोइंग बैक टू दैट एरा। जो मीडिया व्हेन इट इज गोइंग बैक टू दैट राजकवि मोड, जो सवाल पूछना चाहते हैं, जो एसेंशियली जो करंट यंग जनरेशन है, वो अपने एक तरीका ढूंढ लिया है सवाल पूछने का, वो है मीम्स। और वो भी जब बंद कर देते, देन दे फील दैट फ्रस्ट्रेटेड, देन दे नीड टू शो इट, एंड दैट इज वेयर दिस वरी इज आल्सो कमिंग, कि इनकी जो, क्योंकि इनकी डिमांड्स तो पूरा नहीं कर पा रहे, इनकी जॉब की जो सच्चा क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चों के कल जो है हमसे बेहतर हो, और हमारे कल हमारे आज से बेहतर हो। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, है ना? वी वांट आवर चिल्ड्रन टू हैव अ बेटर टुमारो, एंड वी वांट आवरसेल्व्स टू हैव अ बेटर टुमारो। दैट इज अ वेरी सिंपल। व्हेन दैट इज नॉट हैपनिंग कंटिन्यूअसली, एंड यू आल्सो रियलाइज कि आपके पास कोई पावर भी नहीं है उसको चेंज करने के लिए। Currently, all that is directed in the media, social media, through memes and irony, etc. But at some point, if it actually comes out to the civic life, जहां पे आप सवाल पूछने लग जाए कि भाई इतना पावर क्यों है आपके पास हमारे लाइफ के ऊपर, then that is where the power, for a nation, they are our hope. Because we also believe that there is a high concentration of power in certain hands. It needs, for a stronger nation, it has to be a stronger citizen and the richer citizen. That is all I believe. थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हुआ था कि स्ट्रॉन्ग नेशन की बात पे तालियां बजी थी या उस आयरनी पे बजी थी, मैं समझ नहीं पाया ये। हाँ ना, मुझे लगा कि बोल कुछ और है, ताली बज रही है, तो हमें लगा शायद पार्टियां बदल दी लोगों ने, या कैमरा लगा होगा शायद सरकारी अकेडमी में। एनीवे, समय कम है जी शरद भाई। हाँ, वही स्ट्रॉन्ग बात, लेकिन ताली तब भी बनी थी। ये समय कम है, हम लोग थोड़ा शॉर्ट में लेंगे, और क्योंकि कुछ सवाल भी देना चाहते हैं, तो 2-2 मिनट का। ये जो बात आपने छोड़ी है मीम वाली, ये बेहतर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये नई नहीं है, क्योंकि चार्ली चैपलिन भी यही कर रहा था सिस्टम, वो तो डिक्टेटर से लड़ते हुए ये कर रहा था। हाँ, तो ये केवल हमारे मोड बदले हैं, अदरवाइज जो है जो क्राफ्ट बदला है हमारा, लेकिन वो कंटेंट तो वही है और स्टाइल वही है, चीजों को हंस के सत्ता से लड़ने की कई लोगों ने किया है। मतलब पूरा ये तो ट्रेडिशन है बहुत ज्यादा। और अनुपम, आप इस बात को कैसे देख रहे हैं कि जो अभी भी बात चल रही है कि हम लोग अगर इसे स्टूडेंट यूथ के रूप में देखते हैं तो बिल्कुल नॉवल पर्सपेक्टिव था। जब हम जेनजी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो एक खास कंडीशन में बड़ा हुआ है, तो आखिर इस देश में क्या आपको देखते हैं पिछले कुछ सालों में जेनजी को के अंदर किस तरह की बेचैनी दिखी है, किस तरह के आंदोलन, थोड़ा शॉर्ट में कुछ आंदोलन हुए हों या बेचैनी दिखी हो जो पहले के छात्र युवा आंदोलन से अलग जेनजी कैटेगरी में लाए जा सकते हैं? क्योंकि समय कम है और ये विषय बड़ा मजेदार है, बहुत लंबी बात इस पे हो सकती है, दिन भर की बात हो सकती है, कभी होना भी चाहिए मुझे लगता है आज की परिस्थितियों में। लेकिन ये देखिए, एक तो इस जेनजी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इससे सत्ता में बैठे ताकतवर लोगों को, जिनके नियंत्रण में संसाधन से लेकर सरकार है, उनको इसलिए भी डर लगता है क्योंकि ये आइडेंटिटी कई और डिवाइसिव आइडेंटिटीज को सुपरसीड करता है। तो कई जाति, धर्म और कई तरह की आइडेंटिटीज जिसमें बंटवारा करके राजनीति होती रही है हमारे देश में, तो जब जेन जी मान लीजिए किसी आंदोलन में सड़क पे आ जाता है, तो उसमें आप ढूंढ नहीं पाएंगे कि ये कौन राजपूत है, कौन यादव है, कौन मुसलमान है और कौन ये है। वो नैरेटिव बदल देता है जेन जी। तो इसलिए जेन जी टर्म को ही, जो मैंने कहा ना कि सवाल पूछना, आंदोलन करना, उसके बाद अब क्योंकि उसका ही कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब आप जेन जी को ही पूरी तरह से ये कर दीजिए।
दीपक जी जो पूछ रहे हैं प्रोटेस्ट वाली बात, देखिए एक खतरा जेन जी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उससे सरकार को इसलिए भी है क्योंकि आप जंतर मंतर का परमिशन नहीं देंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। चलिए आप फलाना कोई कानून हो गया उसका विरोध में, अब आप तो परमिशन भी नहीं देंगे और परमिशन के खिलाफ कर लिया तो जेल में भी डाल देंगे। लेकिन वो जो जाके आपके मन की बात के वीडियो को करोड़ों लोग डिसलाइक कर देते हैं एक झटके में, उसका क्या करिएगा? वो जो जाके आपके प्राइम मिनिस्टर के यूट्यूब चैनल पे लाखों लोग एक लाइन से लिख देते हैं 17 सितंबर को हैप्पी बेरोजगार दिवस, उनका क्या करिएगा? जो जेनजी हर साल प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे बेरोजगार दिवस मना रहा है, पता है ना आप लोगों को? ये कौन मना रहा है? ये वही जेनजी तो मना रहा है। तो ये तो एक आउट ऑफ सिलेबस है ना। आपने रोक लिया फिजिकल लोकेशंस को, प्रोटेस्ट नहीं करने दिया, ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया, लेकिन ये जेनजी तो इसके पास तो अलग अलग मीडियम्स है। तो प्रोटेस्ट इस तरह के कई हुए हैं जिसका अलग अलग मौकों पे थोड़ा बहुत असर भी पड़ा है। और इश्यूज की जहां तक बात है, मैं तुरंत शॉर्ट में कह रहा हूं, अभी काफी कुछ है अंदर जो कहने को है। मुझे लगता है कि ये जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी की हम बात कर रहे हैं, एक तो बहुत भीषण बेरोजगारी है उसके अंदर, और नमिता जी का जो सीरीज था एस्पिरेंट्स, जो सिविल सर्विसेज और गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने वाले जो करोड़ों की संख्या में हमारे देश में नौजवान है, जो कैंपस से निकल गया है, अपने कैंपस से बाहर है, अपना भविष्य तलाश रहा है, और क्योंकि आपने असंगठित क्षेत्र में रोजगार नष्ट कर दिया नोटबंदी जीएसटी जैसी चीजों से, जो 8-10% ऑर्गेनाइज सेक्टर बचा उसमें 4% गवर्नमेंट सेक्टर ही है, प्राइवेट सेक्टर का जो 4% 5% जॉब है उसकी किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अरे नौकरी नहीं मिल रही है तो आप अंबानी के किसी एस्टेब्लिशमेंट के बाहर थोड़ी धरना देने जाएंगे, आप सरकार के पास धरना देने जाएंगे कि रेलवे की नौकरी क्यों नहीं निकल रही है। तो इसीलिए पूरा जो इकोनॉमी का डिस्ट्रेस है वो मैनिफेस्ट इस पॉइंट पे होता है, सरकारी नौकरियों को लेकर, क्योंकि जनता को यही देखना है। फिल्म हम खराब बनाएंगे क्योंकि चलता यही है, तो फिर तो नेता भी ठीक ही है, भीड़ को पसंद है अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ बोलना, तो नेता भी ठीक कर रहा है। फिर ये क्यों बैठ के आप बोलते हैं कि टीआरपी उस पे मिलता है, एड उस पे मिलता है, तो कंटेंट हमारा ऐसा होता है। ये सब ज्ञान मत दिया करिए। तो इसलिए, और वो सारा ज्ञान दे के सारी अकाउंटेबिलिटी फिर सिर्फ नेताओं पे मत छोड़ दीजिए कि आपको तो ठीक काम करना है। वो फिर भीड़ को पैंडल क्यों ना करने लग जाए, वो क्यों ये ना देखने लग जाए कि यहाँ पे बहुमत है, यहाँ पे अल्पसंख्यक है, और हर कोई किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी अल्पसंख्यक हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है जो समाधान है, मैं सिर्फ कमियों को पॉइंट आउट करके नहीं उठना चाहता यहाँ से, मुझे लगता है समाधान तो सिर्फ और सिर्फ यही, जिसको आप जेनजी कह लीजिए, यूथ कह लीजिए, जो देश की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसके थ्रू ही आएगा। और समाधान के लिए जो उसका जो माध्यम है वो ये है कि देश में एक बड़े आंदोलन की दरकार है, जरूरत है, संभावना है। हो सकता है अगले साल, 1.5 साल, 2 साल में हो सकता है वो संपूर्ण क्रांति आंदोलन जो हुआ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, उससे बड़े आंदोलन की संभावना है, और हो सकता है वो, और होगा। सिर्फ रेलवे के खिलाफ आंदोलन होता है तो उसका स्केल देखिए, सिर्फ सेना भर्ती के खिलाफ होता है उसका स्केल देखिए, उत्तर प्रदेश में सिर्फ शिक्षक भर्ती के खिलाफ होता है तो उसका स्केल देखिए। जिस दिन इस देश के सिर्फ बेरोजगार नौजवान एकजुट होकर अगर सिर्फ रोजगार को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन करते तो दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन हो जाएगा। नहीं हो रहा, वो हमारा और इस देश की विपक्ष का फेलियर है। मैं विपक्ष की एक पार्टी में हूं और फिर ये बात कह रहा हूं, देश की विपक्ष का फेलियर है कि वो आंदोलन नहीं हो रहा है। उसी के माध्यम से जेनजी भी बनेगा, देश का भविष्य भी बनेगा। शुक्रिया अनुपम। शाहीन बाग की महिलाएं कर सकती हैं, फार्मर्स कर सकते हैं, आप लोग क्यों नहीं कर सकते? एक सेकंड, सवाल आएंगे तब बोलिएगा। अभी तो जो इन्होंने उम्मीद दिखाई है लाजिम है कि हम भी देखेंगे। ओके। ये बताइए बहुत शॉर्ट में, जेनजी इस दौर में, सामाजिक राजनीतिक दौर में, इस देश में, इस हिंदुस्तान में मजे में है या मुसीबत में? मुझे लगता है, देखिए मैं मीडिया इंडस्ट्री में हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल इतना डेमोक्रेटिक हो गया है, सब लोग अपने आप को किसी तरह भी पेश कर सकते हैं। हाँ, मतलब इन द सेंस आपके टैलेंट को लेकर, आप स्टोरी टेलिंग हो, डांस हो, म्यूजिक हो, एटलीस्ट उसके बहुत सारे मीडियम हो गए।
इनफैक्ट जब मैंने शुरू किया था तो एक्टर्स सिर्फ वो लोग बनते थे जो मिस इंडिया में होते थे या तो फिर फिल्म फैमिलीज के होते थे, वरना आपको बहुत ही छोटे मोटे कैरेक्टर रोल्स मिलते थे एंड इट डिडंट इवन हैव मनी टू सस्टेन योर लाइफ. फॉरगेट हैविंग अ करियर विद चिल्ड्रन एंड हैविंग हेल्थ केयर. उसके किसी के भी एक्टर्स की बहुत ही मतलब बुरी ही दशा थी. अब जब मैं देखती हूँ कि इतना ज़्यादा एक्सप्लोजन आ गया है तो मुझे तो उस सेंस में वो डेमोक्रेटिक लगता है कि एक प्रोसेस ऑफ चूजिंग एक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर टैलेंट, समटाइम्स ऑल्सो फॉलोअर्स. बट ये चीज़ किसी के पास अवेलेबल है, मेरे लिए तो ये मज़े की बात है. और मैं उस चीज़ से क्योंकि बेनिफिट करती हूँ, क्योंकि आज चाहे वो इंस्टाग्राम हो या OTT हो, आई एम नॉट वर्किंग इन फिल्म्स, आई एम वर्किंग इन एनीथिंग अदर देन TV एंड फिल्म्स. तो मेरे लिए मेरा एक करियर होना, मेरा एक पूरा एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनना थ्रू द मनी दैट आई एम गेट, सो फॉर मी मुझे तो लगता है मजे की बात है. सबके लिए भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इन चीज़ों से मतलब लाइफ में आगे ही बढ़ पा रहे हैं. द ओनली करेक्ट थिंग आई हैव ऑलवेज सेड इज कि यूसेज कितना क्या, वो आपको ऑब्वियसली खुद की क्रिटिकल थिंकिंग तो रखनी पड़ती है इंसान को हर उसमें. तो इंस्टाग्राम हो चाहे मीडिया हो, आपको क्रिटिकल थिंकिंग खुद की यूज करके कितना क्या डालना है क्या नहीं बोलना है, ये तो आपको ही एंड ऑफ द डे दैट्स योर पर्सनैलिटी. सो फॉर मी आई थिंक एज अ मीडिया पर्सन आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फेजेस. प्रोपेगेंडा फिल्म्स की बात नहीं करूंगी मैं, दैट्स नॉट माई मतलब ना ही मैं उसमें डैबल करती हूँ, ना ही मुझे उसके बारे में पता है. बट आई थिंक यहाँ पे भी लखनऊ में भी जैसे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे जो लोग अपना कंटेंट बना रहे हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई है इस बीच जब मैं लखनऊ आई हूँ. मुझे ये चीज़ देख के बड़ी खुशी महसूस होती है कि लोग अब नए मतलब मीडियम्स में पहुंच रहे हैं. दे आर वर्किंग विद बिग एक्टर्स, दे आर कोलैबोरेटिंग. तो ये तो मेरे लिए तो मज़े की बात है. बस वही है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है. इस्तीफा देकर आ रहे हैं, हम मुकदमे झेल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मसला क्या है. मुझे आपका ये सवाल ही काफ़ी मज़ेदार लगा. मुझे लगता है जेनजी या यंगर जनरेशन मज़े में भी है, मुसीबत में भी है. कुछ मुसीबत में है, उन्हें मज़े ही दिख रहे हैं, और जो एक्चुअल में मज़े में है उन पे मुसीबत है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंटर कनेक्शन हियर. बेसिकली जेनजी या फिर कोई भी यंगर जनरेशन कोई एक होमोजेनस ग्रुप नहीं है. देयर इज़ अ दलित जेनजी, देयर इज़ अ फेमिनिस्ट जेनजी, देयर आर विमेन गोइंग थ्रू थिंग्स, वो भी एक जेनजी है. सबकी स्ट्रगल्स डिफरेंट हैं, सबके अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट हैं. देयर आर सर्टेन कॉमन थ्रेड्स ऑफ कोर्स which we discussed earlier. This is access to information. किसी भी चीज़ पे आप immediately you have everything in your hand. But at the same time, the same people who are most connected are also the most lonely. So हर किसी के मुद्दे अलग हैं, और ये इसको बाइफरकेट करा ही नहीं जा सकता है कि कोई मजे में है क्योंकि कोई मुसीबत में है इस इशू पे. बिल्कुल सही, यही मैं कहना चाहता था कि जेनजी को जनरलाइज नहीं किया जा सकता. एक और वैसे भी 18 से पहले से 28 साल तक के युवा बहुत सारी मतलब वो भी जेनजी में ही हैं. तो इतना आसान नहीं है चीजों को लेकर. बातें बहुत सी हो सकती हैं, क्योंकि मैं तो चाहता था कि इसमें कि आगे चल के ज्यादातर लोग शादियों से भाग जाएंगे, लोग बाउंड्रीज को तोड़ देंगे. बहुत सारे अभी जितना पाखंड जिस तरीके से बढ़ा है, इससे ऊब के हो सकता है ये सब भी ध्वस्त कर दिए जाएं. और हो सकता है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट भी हो जाए. अपोजिट लोग शादियों में ज्यादा विश्वास करने लग जाएंगे. एज वी कैन सी, मतलब एक तरह एक फेमिनिस्ट मूवमेंट है, दूसरी तरफ करवा चौथ इज बीइंग सेलिब्रेटेड लाइक एनीथिंग. तो देयर इज गोइंग एवरीवेयर एंड एनीवेयर. एक कुछ भी होता है तो हम लोग भी 6-7 कहना सीख लें क्या? हम वो जो टर्म चल रहा, मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ जल्दी अगर बहुत कमेंट ना दे, बस 30 सेकंड के कोई सवाल हो कुछ रख दें. जी हाँ, बुलंद आवाज में कहिएगा, माइक मेरे पास है. बहुत सी बातें आई और अनुपम भाई ने काफी मसला बोल के अपने अनुभव शेयर किए थे. भारत जितने आंदोलन श्रीलंका में, बांग्लादेश वगैरह में उनका मेरा सीधा आपसे सवाल है. बहुत से सोशल मीडिया को एक माना गया कि डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा मौका मिला है
मेरा ये सवाल है कि जेंजी के राजनीति में भी हो, धार्मिक कार्यक्रमों को बुलाना बड़ा आसान है, कार्यक्रमों को बुलाना बड़ा आसान है, लेकिन जब बेरोजगारी के मुद्दे पे जेंजी की बात करते हैं या जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने लेटेस्ट पढ़ा है, तो उनके पास सिवाय सोशल मीडिया के या जो व्हाट्सएप इंडस्ट्री ने बताया हुआ है उसके अलावा दिखाई नहीं पड़ता है। ये अनुभव आपका ये बहुत एक सवाल को रखते हैं। और कोई सवाल या टिप्पणी किसी जेंजी की है कि नहीं? कौन है? आपकी उम्र ज्यादा है, कस के बोलो। ये तो बात हो रही पॉपुलेशन की। सही था उसके कई अलग विकल्प होते हैं, रोजगार और एंटरटेनमेंट के, और जो ग्रामीण क्षेत्र उसकी समस्याएं अलग है, उनकी चुनौतियां अलग है। सवाल नहीं, हाँ, लेकिन याद रखिएगा। हाँ बताइए, सब लोग बता देंगे, बस याद रखेंगे सवाल। इस नंबर पे व्हाट्सएप भी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो डेमोक्रेसी के बारे में है, गवर्नमेंट के बारे में जो बोलना चाहते हैं, तो क्यों फीमेल्स के पास रेप थ्रेट्स, लोगों के पास जेल में जाने की बातें और बाकी चीजें क्यों मतलब ऐसे करके आती है कि लोग ओपनली अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डायरेक्ट रहने के बावजूद भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आखिरी सवाल है। हाँ बस आखिरी। हाँ, इस समय सारे फैक्टर्स अवेलेबल हैं जिससे मेरा सवाल ये है, आंदोलन नहीं हो रहा है, कौन से फैक्टर्स अभी भी मिसिंग है? ठीक है, जो बातें हो रही हैं नीचे खड़े 1975 के हैं नीचे। हाँ जितनी बातें हुई हैं, मुझे लगा कि जेंजी सिर्फ ये नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका दिखा रहा है। जेंजी साथ अगर इनके पिताजी लोग मिल जाए तो जेपी आंदोलन हो सकता है। वो तो बात हुई है, तो आप पिताजी को जरूर जोड़ेंगे तभी कोई आंदोलन होगा। होगा। वो बात रखी, वो सुशांत भाई ने रख दी है। ठीक है, जवाब देते हैं। हाँ ज्यादा उम्र है तो सुन लीजिए तब भी। हाँ, मैं 1977 में जब के साथ रहा, लखनऊ में रहा, इमरजेंसी में गया, 14 महीने जेल थी, मैं आंदोलन का आदमी। तब का जेंजी उसको आप नहीं कह सकते, आपके जेंजी को आप एक आक्रोश कह सकते। उस समय भी आक्रोश था। हमारा कहना ये है कि ये भीड़ तंत्र में जो बदलता जा रहा है, इसका आक्रोश किस तरह से बदल सकता है? मेरा सवाल बिल्कुल सही है। क्या रजिस्टर ही नहीं हो पाएगा प्रश्न वरना। शशांक से शुरू करते हैं। हाँ, जिनका कहना था वो कि जेंजी कहाँ है तो हर एक घंटा हो जाता नहीं। मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि हम जिस जेंजी की बात कर रहे हैं, धार्मिक जुलूसों में भी वही जेंजी है जो बेरोजगार है, जो नशा से पीड़ित है। ये भी एक समस्या है जो बहुत कम हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त देश में। नशा मतलब सिर्फ जैसे मैं बिहार से आता हूँ तो बिहार में शराबबंदी का डिबेट शुरू हो जाता है, वो नहीं। टीनेजर्स हैं जो सूखा नशा, अलग अलग तरह के नशे में लिप्त है, बहुत बुरा हाल है। तो पंजाब की चर्चा होती थी, उड़ता पंजाब की, उड़ता बिहार की चर्चा नहीं होती, उड़ता गुजरात की चर्चा नहीं होती है। तो हर राज्य में वो हालत है। तो है तो वही जेंजी जो दोनों जगह है। लेकिन मैं जिस पॉइंट पे थोड़ा सा जनरली मेरे कई साथियों से मेरा डिफरेंस रहता है, वो ये कि हम इसके लिए उनको जिम्मेदार नहीं कर सकते हैं। हम उनको नहीं कह सकते कि तुम यहाँ क्यों नहीं हो, वहां वो है हर जगह। हमारी जिम्मेदारी, जो हम सो कॉल्ड पॉलिटिकल लोग हैं, जो क्लेम करते हैं कि हम
पब्लिक लाइफ में इसलिए है क्योंकि हम सोसाइटी को, जेनजी को, देश को सही दिशा देना चाहते हैं। हम उस स्केल का कैंपेन मूवमेंट क्यों नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं जो वही जेनजी, वो अलग अलग लोग अलग अलग जगह नहीं है, एक ही लोग है जो हर जगह है। वो लोग हमसे बेहतर कैंपेन कर रहे हैं, वो लोग हमसे बेहतर बात अपनी पहुंचा रहे हैं, उनकी भाषा बेहतर है, उनकी मेहनत ज्यादा है। उतना हमें करने की जरूरत है। तो वो फिर हमारे बेरोजगारी के आंदोलनों का हिस्सा होगी। हमने जब कोई भी बड़ा एजुकेशन मूवमेंट किया तो उसमें तुम जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया वैसे ही लोगों ने किया जो कभी किसी मजहबी इसमें भी रहा है। और एक पॉइंट जो मुझे लगता है कि जनरल बात है थोड़ी सी, लेकिन कई सवालों को एड्रेस किया जा सकता है शायद उससे। देखिए, हम एक व्यक्ति के तौर पे हमारे इंस्टिंक्ट और नेगेटिव बेस इंस्टिंक्ट्स भी, ब्लैक एंड व्हाइट में तो हम लोग होते नहीं है। हमारे अंदर ही वो करुणा हो सकती है कि सड़क किनारे कोई बच्चा रोता हुआ दिखे तो हम पूछने लग जाए, और हमारे अंदर ही वो हो सकता है कि किसी ने कुछ कह दिया तो एकाएक रोड रेज में पता नहीं क्या करते। एक ही व्यक्ति के अंदर दोनों चीजें हो सकती है। सोसाइटी में कलेक्टिवली मैनिफेस्ट क्या होगा? चौक चौराहे पे हम खड़े होकर मिले सुर मेरा तुम्हारा के गीत गाएंगे या लिंचिंग के लिए तैयार हो जाएंगे, ये इससे तय होता है कि कौन सा बिहेवियर इंसेंटिवाइज्ड है, कौन सा बिहेवियर है जिसको सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है। और हमको गांधी जैसा नेतृत्व मिलेगा, हम ही आप लोग हैं जो उसी चौक चौराहे पे रघुपति राघव राजाराम कहेंगे, और हमको मोदी जैसा नेतृत्व मिल गया है, हम उसी चौक चौराहे पे जो है नफरत की भाषा बोलने लग गए हैं। तो हम थोड़े बदल, हम कोई चीन के लोग भारतीय थोड़े हो जाएंगे, हम दूसरे देश थोड़े चले जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। नेतृत्व परिवर्तन होगा, बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे एक चीज बोलनी थी, कोई बोल रहा था किताबों के ऊपर, तो आई एम एन एक्टर एंड ऑन माई इंस्टाग्राम आई एक्चुअली रिव्यू बुक्स। मेरी हर तीसरी पोस्ट किताबों के बारे में होती है। आई नो ये ऐसा लगेगा कि मैं कुछ अपना सेल्फ प्रमोशन कर रही हूँ, बट बिकॉज मैं लिटरेचर की स्टूडेंट रही हूँ, तो करीब 6-7 साल पहले मैंने बुक रिव्यूज इंस्टाग्राम पर डालना शुरू करे थे। तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे लिटरली अपनी बुक्स के लिए ज़्यादा जानी जाती हूँ rather than एस्पिरेंट्स एंड अदर थिंग्स। सो इट्स एन अटेम्प्ट, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि रीडिंग और किताबें पढ़ना और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो आप बोल रहे हैं, ये सब इतना इसका प्रचलन हो गया है। So that's something that I very consciously do. And secondly, it was about you expressing your opinion and being censored by. I think that's a very very legitimate thing. अगर आप कुछ भी political opinion अपना express करते हैं, तो there is एक intolerance तो है ही उस चीज़ को लेकर कि अगर that's against anti-establishment या anti-government है, तो you are at the risk of जो भी आजकल सुनने को मिलता है। That's why I feel कि मतलब सेल्फ सेंसरशिप नहीं करनी चाहिए, अपने ओपिनियन हमेशा एक्सप्रेस करने चाहिए। बट लाइक फॉर मी, आई हैव नेवर रिसीव्ड एनी, आई हैव नेवर सेड एनीथिंग कंट्रोवर्शियल, आई हैव नेवर बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ अ थ्रेट। बट मेरी दोस्तों के साथ भी ऐसा हुआ है, even without expressing a controversial opinion, even putting up a picture of them or whatever, तो ये कभी भी हो सकता है। and इसका मेरे सामने तो मुझे इसका कोई इंसेल्स जिसे बोलते हैं, उनके लिए मेरे पास तो कोई अभी तक इलाज नहीं पकड़ पाया है, क्योंकि that's happening to a lot of girls on the internet. तो आपके सिनेमा की डेमोक्रेटिक दुनिया में भगवे कलर का कपड़ा पहनने पे भी हो जाता है, मैंने देखा था। लेकिन आप कुशेवर की भी स्टूडेंट हैं, लेकिन लिटरेचर को प्रमोट कर रही है, ये अच्छा है, करेक्ट भी बना हुआ है। आप इस जो सवाल उठे थे इसको क्या खत्म करना है? तो एक सवाल पब्लिक हेल्थ को लेके था। आई थिंक इस गवर्नमेंट का डेफिनेटली और इवन पहले भी पब्लिक हेल्थ को लेके दैट इज नॉट अ प्रायोरिटी। इट इज वेरी क्लियर विद व्हेन यू सी बजटरी एलोकेशन एटसेट्रा पब्लिक हेल्थ पे। इनफैक्ट जिस तरीके से आयुष और बाकी सब पुरानी आयुष, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी जो मेरी समझ से बाहर है, इनको जिस तरीके से प्रमोट किया जाता है या फिर जिस तरीके से इन पे बजटरी एलोकेशन है, जिनके फंड्स जिस तरीके से यूज हो रहे हैं, डेफिनेटली वो एक मुद्दा है, नॉट नेसेसरली जेनजी रिलेटेड, बट ओवरऑल उस पे तो अटेंशन आनी ही चाहिए। दूसरा विद रिगार्ड टू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन, जो मेरे हिसाब से देयर इज यू कैन कंज्यूम इंफॉर्मेशन एंड यू कैन क्रिएट कंटेंट।
creation पे of course there is a lot of attention, consumption पे slightly less, long form of reading has actually reduced a lot. We are all into bullet points now. So that is again not a Gen Z centric issue, but that is happening to everybody. सबका attention span कम है, everybody wants quick bits from news to books to everything. You want to just Google what something is about and actually reading it. You want to have read but not having to read, go through this slow process. So that's a challenge everybody's facing, and time will show how we come out of it. It's also possible that the way it goes diametrically opposite. People are actually now getting sick of social media, deleting apps altogether, and going back to reading. So ये गोल चक्र है, मेरे ख्याल से ये चलता रहेगा. तो समय कम है, हम लोग बाहर बात कर सकेंगे. मैं बात खत्म करने से पहले कन्नन को फाइनल कमेंट के लिए इनवाइट करूंगा. इस पॉइंट के साथ अपने जो अनुपम की बात से निकला और जो सवालों से निकला कि जो भी जनरेशन हो, जो नोम चॉम्स्की ने कहा था मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, कि हम जिस तरीके से चाहे जिस नैरेटिव में ढाले जा सकते हैं, उस नैरेटिव पे बहुत कुछ डिपेंड करता है और वो पावर से कनेक्ट होता है. तो पावर बदले, नैरेटिव बदले तो जेन ज़ी भी बदल सकता है. ये इस कमेंट के साथ मैं चाहता हूँ कन्नन इस पूरे सेशन को अपनी बात से. एक्चुअली वो जो लड़ाई है, जिनको कुछ खोने का डर है और जिनको कुछ पाने का इच्छा है, वो जो उनके बीच की जो लड़ाई है, जनरेशंस की लड़ाई भी मोर और लेस ऐसे ही है. तो हम लोग जैसे अभी बच्चे अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या फिर कुछ लिखना चाहते हैं, तो फर्स्ट माँ बाप ये बोलेंगे यार क्यों पंखे में पढ़ रहे हो, चुप रहो ना, क्यों इसमें पढ़. हम लोग सब बोलेंगे, अगर हमारी 20 साल के बच्चे हैं कुछ है, हम तो ये बोलेंगे क्यों इसमें पढ़ रहे हो, क्यों फालतू के इश्यू में जा रहे हो, अपनी जिंदगी जियो. क्योंकि हमारा क्या है, हमारे कुछ खोने का डर है. हमने जो जिंदगी में अभी तक मुश्किल से कमाया है वो उसके कुछ खोए ना. इसके कारण हम ना सवाल पूछना चाहते, ना सवाल पूछने देना चाहते. तो जेन ज़ी क्यों नहीं सवाल खड़ा कर पा रहे, या जेन ज़ी या फिर जो यंग जनरेशन है क्यों सड़क पे नहीं आ सकता. मुझे याद है CNRC के आंदोलन करीबन 80-90 जिले घूमा था आंदोलन खड़ा करने के लिए. उस वक्त इधर भी आए थे. सब लोग यही एक ही चीज पूछ रहे थे कि यार हम सड़क मतलब आंदोलन करें तो उसकी बहुत ज्यादा नुकसान हो गया. तो डर एक ही चीज की थी कि नुकसान क्या होगा, क्या पा सकता है, उससे ज्यादा क्या नुकसान हो सकता है, उस चीज का डर. मैं उस वक्त सब जगह एक ही चीज बोलता था कि देशद्रोही कौन होता है, उसकी एक परिभाषा, क्योंकि सबको देशद्रोही बोलते थे जो भी सवाल पूछते. तो मैं एक चीज छोड़ देता था कि मेरे हिसाब से पहले ये पूछना चाहिए कि देश प्रेमी कौन है. जिनको लगता है कि जो भी हो रहा है वो सही है, जो भी हो रहा है वो सही है, और उसका समर्थन में आपको सच में लगता है कि देश के हित में है और आप उसका समर्थन करते हैं, दिल से करते हैं, तो मैं उनको देशप्रेमी मानता हूं. क्योंकि वो अपनी दिल से तो अपनी खुद से तो वफादार है. उनको पता है कि जो हो रहा है देश के हित में है, जनता के हित में, वो देशप्रेमी है. जिनको लगता है कि वो देश जो भी सरकार कर रहे हैं, जो भी सत्ता में जो लोग कर रहे हैं, वो देश के हित में नहीं है, चाहे 2 चीज हो, चाहे 5 चीज हो, चाहे 10 चीज हो, अगर नहीं है और उनको लगता है चाहे कुछ मर्जी हो हम तो सवाल पूछेंगे क्योंकि उसमें बहुत नुकसान हो सकता है, उसके बावजूद हम उनसे सवाल पूछेंगे, तो बहुत कुछ दावे पे रख के वो सवाल पूछ रहे हैं, वो मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ी देशप्रेमी है. और जिनको पता है कि जो देश में चल रहा है वो देश के हित में नहीं है, पर अपनी लालच के लिए, अपने फायदा के लिए या किसी बात के डर के लिए चुप रहना पसंद करता है, सिर्फ वो देशद्रोही है. बाकी दोनों देशप्रेमी है क्योंकि उनको लगता है कि देश सही दिशा में जाना है, उसमें वो जाना चाहते हैं. जो लोग चुप है उन पे सेडिशन लगना चाहिए, उन पे देशद्रोह की मुकदमा चलना चाहिए. तो कहने का मतलब है अब बोलने के, अब अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही होंगे. इस सेशन को मैं चाहता हूँ इसे विराम दिया जाए. बहुत बहुत शुक्रिया नेहा का और नंदा का, बहुत शुक्रिया. आप लोग जो अभी बाहर कई लोग मिलना भी चाहते थे बुक रीडिंग और इन सब चीज़ों के सिलसिले में, तो बाहर ऑडियंस से भी मिलेंगे आप लोग. अनुपम हम लोग लड़ाई में साथ रहेंगे, कन्नन आपके साथ भी आगे साझा बना रहेगा. बहुत बहुत शुक्रिया लखनऊ की तरफ से हमारे चारों मेहमानों का, लखनऊ और इस ऑडिटोरियम की ओर से और सारे दर्शकों की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत धन्यवाद.